दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को ज्ञात हो चुका होगा कि मैं आपके साथ सामान्य ज्ञान के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपके साथ जिस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा वो HP JBT टैट जो हुआ है 2016 में उसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि टैट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। जो सेकेंड टाइम एग्ज़ाम हुआ है तो वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगर आप JBT टैट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैंने TGT टैट पर भी एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें TGT टैट में प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको डिस्कस किया हुआ है, उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल एक ही क्वेश्चन पेपर उसका डिस्कस किया है। तो दोस्तों आपको JBT टैट में जो सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं वो 30 पूछे जाते हैं और TGT टैट जो है उसमें सामान्य ज्ञान के सवाल को आर्ट्स का जो TGT टैट होगा उसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन SST के और 30 क्वेश्चन जिसमें साइंस हो गया, HPGK हो गया या करंट अफेयर हो गया उनको पूछा जाता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो JBT टैट ही क्यों ना हो या JBT एंट्रांस ही क्यों ना हो, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। 100% दोस्तों आपको वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपके लिए JBT टैट के कुछ वीडियोज़ बना चुका हूँ, कुछ JBT टैट के क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ जिनको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उम्मीद करता हूँ उसी तरह ये वीडियोज़ भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। और आज का पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 के बाद जीके है। तो आज का पहला सवाल है कि 2015 में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इससे पहले मैं इसके ऑप्शन पढ़ूं, आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर क्योंकि बहुत पुराना है, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान हुआ करता था। अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दोस्तों सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है सानिया मिर्ज़ा, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल, ऑप्शन डी है दीपिका पल्लिकल। और इस सवाल का जो सही जवाब होगा 2015 में जो दिया गया सानिया मिर्ज़ा को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सचिन तेंदुलकर आपको मालूम है, साइना नेहवाल आपको मालूम है, बैडमिंटन ये खेलती हैं, सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलती हैं, और ये जो दीपिका पल्लिकल है ये भी भारत की खिलाड़ी है जो स्क्वैश खेलती है। दोस्तों अगर आपको सवाल पूछा गया होगा कि 2022 में, क्योंकि अगर आपको सवाल पूछा गया होगा कि 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है, 1-2 महीने के भीतर आपको पूछा जा सकता है कि 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो किसको दिया गया। तो आपके सवाल का जो जवाब होगा वो होगा दोस्तों शरद कमल को ये पुरस्कार 2022 में दिया गया। हालांकि इससे पहले 2021 में ये पुरस्कार तकरीबन 12 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें नीरज चोपड़ा हो गया, मिताली राज हो गया, सुनील छेत्री हो गया, रवि कुमार हो गया, लवलीना बोरगोहेन हो गया, और इसके अलावा भी कई खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन 2022 में यदि आपको पूछा जाए तो 2022 में शरद कमल को ये पुरस्कार दिया गया। आपको यदि सवाल पूछा जाए कि शरद कमल कौन सा गेम खेलते हैं, तो शरद कमल दोस्तों ये टेबल टेनिस खेलते हैं। टेबल टेनिस, इस बात का भी ध्यान रखिए, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं दोस्तों, उन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा पदक लाने वाले जो खिलाड़ी है वो शरद कमल है। एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं जिनको हम राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, ये 2022 में कहाँ पे कंडक्ट करवाए। ये 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में कंडक्ट करवाए गए हैं। मैंने इससे पहले जो TGT टैट के लिए जो वीडियोज़ बनाए हैं उनमें इस तरह के सवालों को भी डिस्कस किया है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन को हर वीडियो में रिपीट करना, हमें लगता है कि बार बार चीज़ों को रिपीट किया जाए तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आप इसीलिए पूरे जो दूसरे वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें दोस्तों। या कई बार हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ बता दी है, तो इस वीडियो में ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको ज़रूर देखें।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 122 है कि संसद के द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य डैश डैश संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान में शामिल किए गए। ऑप्शन ए 1971 24वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 1976 42वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर 1978 44वां संवैधानिक संशोधन, और ऑप्शन नंबर 2002 93वां संवैधानिक संशोधन। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो 42वां संवैधानिक संशोधन होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये 24वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ 1971 में जो हुआ है, 24वां संवैधानिक संशोधन, इसमें जो मौलिक अधिकारों के साथ में संसद के किसी भी भाग में किसी विभाग को संशोधित करने की जो संसद की जो शक्ति है इसकी पुष्टि की गई है। और राष्ट्रपति पर जो विधेयक होते हैं जो संसद में पारित किए जाते हैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ये साधारण विधेयक हो सकते हैं, ये धन विधेयक हो सकते हैं, ये वित्त विधेयक हो सकते हैं, और ये संवैधानिक संशोधन विधेयक हो सकते हैं। तो जो संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। आपको ज्ञात होगा जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक आता है, जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन कर देते हैं या उसको मंजूरी दे देते हैं, फिर वो अधिनियम यानी कि कानून बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के आएगा, राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन होता है, एक विकल्प होता है। राष्ट्रपति यदि उस विधेयक को अधिनियम कानून ना बनाना चाहे तो राष्ट्रपति उस पर अपनी वीटो पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। और राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर्स होती हैं। एक होती है आपकी एब्सोल्यूट वीटो, जिसको हम अत्यंतिक वीटो कहते हैं, एक निलंबनकारी वीटो होती है जिसको सस्पेंशन वीटो कहा जाता है, और एक पॉकेट वीटो होती है। लेकिन संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था 24वें संवैधानिक संशोधन के तहत। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में आया है। और ये जो 2002 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ है दोस्तों, ये जो संवैधानिक संशोधन है ये 86वां संवैधानिक संशोधन है। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसके तहत भारत के संविधान में एक तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और आर्टिकल 21A जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना राज्य की एज वेल एज माता पिता का ये कर्तव्य होगा। इसको 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो 2002 में लाया गया उसमें पारित किया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है जिनेवा। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर आपको पूछा जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इनका मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। अगर आपको सवाल पूछा जाए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो भी जिनेवा में ही है। अगर आपको सवाल पूछा जाए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, फ्रांस में। अगर आपको सवाल पूछा जाए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय, या फिर आपको पूछा जाए IMF का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये वॉशिंगटन DC में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। और क्वेश्चन नंबर 124 है कि आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1077, ऑप्शन नंबर बी 1188, ऑप्शन नंबर सी 1097, ऑप्शन नंबर सी 1198। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए 1077 जो है ये आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से कौन देश विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है दोस्तों। चिली जो है, जो कि दक्षिण अमेरिका में एक कंट्री है चिली, तो चिली देश विश्व में सबसे अधिक तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है दोस्तों। और चिली जो कंट्री है, इसी में जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, वो प्रमुख रूप से चिली में ही है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 126 देखें। और क्वेश्चन नंबर 126 है महिमा लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए नाहन, ऑप्शन बी कंडाघाट, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन बी घुमारवी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो महिमा लाइब्रेरी जो है वो ऑप्शन ए नाहन में स्थित है।
आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जो लाइब्रेरी है वो महिमा लाइब्रेरी है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि महिमा लाइब्रेरी की स्थापना जो है किसने की है? तो महिमा लाइब्रेरी की स्थापना एक राजा था जिसका नाम था अमर प्रकाश, जिसने अपनी बेटी जिसका कि निधन हो गया था उसके नाम पर महिमा लाइब्रेरी की स्थापना की हुई है। 1927 में या 1930 में इसकी स्थापना की गई है, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए ऊना, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति और ऑप्शन डी बिलासपुर। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बारिश जो होती है वो ऑप्शन सी लाहौल स्पीति में होती है। और लाहौल स्पीति में जो स्पीति घाटी है, ये जो स्पीति वैली है स्पीति, तो लाहौल स्पीति में जो स्पीति है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान है दोस्तों। सबसे शुष्क स्थान या सबसे सूखा स्थान हिमाचल प्रदेश का जो है स्पीति है, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में जो बारिश होती है तकरीबन 160 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो धर्मशाला में होती है, तकरीबन 340 सेंटीमीटर बारिश जो है धर्मशाला में होती है। परंतु स्पीति में बारिश बहुत ही कम होती है, तकरीबन 50 मिलीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है, जिसके कारण ये सबसे शुष्क स्थान आपको पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का तो स्पीति होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सरवरी, ऑप्शन बी बेपाशा, ऑप्शन सी शताद्री, ऑप्शन डी है सुजोइन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है दोस्तों। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक जो नाम है वो शतुद्री है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है शतुद्री। और ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम जो है दोस्तों वो है अर्जिकिया। अर्जिकिया जो है, अर्जिकिया ये ब्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम है। और ब्यास नदी का सांस्कृतिक नाम यदि आपसे पूछा जाए तो बिपाशा ब्यास नदी का ही सांस्कृतिक नाम है। हिमाचल प्रदेश की जो 5 प्रमुख नदियां हैं उनके वैदिक और उनके सांस्कृतिक नाम आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि है निम्न में है। ऑप्शन ए 1000 रुपया, ऑप्शन बी 500 रुपया, ऑप्शन सी 100 रुपया, ऑप्शन डी 0 रुपया। तो जो प्रधानमंत्री जन धन में यदि आपने खाता खुलवाना है तो आपको न्यूनतम राशि जो है वो रखनी पड़ेगी 0 रुपीज़। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 1/11/1966 से 24/11/1971, ऑप्शन बी 2/11/1948 से 24/1/1971, ऑप्शन सी 15/8/1950 से 24/1/1971, ऑप्शन डी 1/11/1956 से 24/1/1971। चारों ऑप्शन में जो यहाँ पे ये 24/1/1971 लिखा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश देखिए केंद्र शासित प्रदेश रहा है 1 नवंबर 1956 से 24/1/1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा। देखिए साथियों, हिमाचल प्रदेश का जब गठन किया गया, आपको यदि पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को। आपको पूछा जा सकता है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 में किया गया, हिमाचल प्रदेश क्या बनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया, मुख्य आयुक्त क्षेत्र इसको बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट नहीं बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को एक ग श्रेणी का राज्य नहीं बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया साथियों। और 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र के अधीन ही रहा है। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त यदि आपको पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त थे, उनका नाम था NC मेहता। आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे। 3 ही मुख्य आयुक्त हुए हिमाचल में शुरू में, पहले थे NC मेहता, दूसरे थे EP मून, तीसरे थे भगवान सहाय। और 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। 1951 में हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया, ग श्रेणी का राज्य हिमाचल प्रदेश को 1951 में बनाया गया। और 1951 में ही हिमाचल प्रदेश में 1951 में पहली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए वो 1951 में हुए। नवंबर 1951 में ये विधानसभा के चुनाव करवाए गए थे। हालांकि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो डॉक्टर YS परमार हैं, जिनको 4 बार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पहले मुख्यमंत्री भी हिमाचल प्रदेश के वही थे। उन्होंने अपनी जो शपथ ली थी दोस्तों वो 24 मार्च को ली है, 24 मार्च 1952 में ली है।
तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 1951 से 1956 तक 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो है 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य रहा और 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन आपसे पूछा है कब से कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहा? 1956 से 1971 तक। 1956 1 नवंबर 1956 से 24 जनवरी 1971 तक हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी रहा, केंद्र शासित प्रदेश रहा। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1900 हिमाचल प्रदेश को दिया गया। और यदि आपको सवाल पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 सितंबर 1972, 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया दोस्तों। 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिस समय उसमें और 3 नए ज़िलों को जोड़ा गया। हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया और सोलन ज़िला को जोड़ा गया। महासू जो ज़िला था उसको डिसकंटिन्यू किया गया। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 ही ज़िले बनाए गए थे। एक था मंडी, एक था महासू, एक था चंबा और एक था सिरमौर। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश का जब गठन किया गया 1948 में 30 रियासतों को जोड़ करके हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो जब आपसे हिमाचल प्रदेश का गठन पूछा जाए तो गठन बताना है। हिमाचल प्रदेश को कब ग श्रेणी का राज्य पूछा गया तो वो आपने बताना है। कब केंद्र शासित प्रदेश रहा वो आपने बताना है। कब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया वो अलग से सवाल है। और कब हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उस सवाल का जवाब होगा 1 सितंबर 1972 दोस्तों। इस तरह से आप एग्ज़ाम में जब जाते हो इस तरह से एग्ज़ाम में सवालों को तैयार किया कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी बेकाल झील, ऑप्शन सी टिटिलिका झील और ये होगा टिटिकाका होगा मेरे हिसाब से। ऑप्शन डी है मृत सागर झील। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, माफ़ कीजिए ऑप्शन बी है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है बेकाल झील। और ये बेकाल झील रूस में जो साइबेरिया है उस एरिया में है बेकाल झील। अगर आपको सवाल पूछा जाए, और ये जो बेकाल झील है ये वॉल्यूम वाइज विश्व की सबसे मतलब कि जल के घनत्व के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए तो उस झील का नाम है लेक सुपीरियर। और ये लेक सुपीरियर जो है ये अमेरिका में है, अमेरिका कनाडा के बीच में ये लेक है। कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। और कैस्पियन सागर जो है ये 2-3 देशों के बीच में 3-4 देशों की सीमाएं इससे लगती है। जैसे कुछ हिस्सा रशिया का इससे लगता है, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया। आप इनको मैप में ज़रूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों टिटिकाका झील जो है ये बोलीविया में है। टिटिकाका झील जो है ये बोलीविया में है, बोलीविया। ऑप्शन डी को यदि हम ध्यान से देखें, ऑप्शन डी है दोस्तों मृत सागर झील। तो आपको पूछा जा सकता है जो मृत सागर झील है वो कहाँ पर है? तो मृत सागर झील जो है ये एशिया में एक कंट्री है जॉर्डन, और जॉर्डन के साथ साथ एक जो दूसरी कंट्री जो है दोस्तों वो है इजराइल। जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये देश है, माफ़ कीजिएगा, ये मृत सागर झील है। तो ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, जॉर्डन और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 की कृष्ण भक्त मीराबाई के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी रामदास। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है रैदास। ये गुरु रविदास को ही हम कहते हैं, गुरु रविदास। और गुरु रविदास को भक्त शिरोमणि भी कहते हैं, ध्यान रखना। आपको ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, भक्त शिरोमणि। इसके अलावा गुरु रविदास और जो कबीर है, गुरु रविदास और कबीर जो है ये रामानंद के ही शिष्य थे। रामानंद के 12 जो फेमस शिष्य हैं उनमें से सबसे प्रसिद्ध शिष्य हैं गुरु रामानंद के, वो कबीर और रविदास हैं। ये दोनों गुरु भाई हैं। ऋषभदेव जो है दोस्तों, ऋषभदेव ये जो जैन धर्म में जो पहले तीर्थकर हुए उनका नाम है ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। सबसे पहले तीर्थकर या जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो है ऋषभदेव। और गुरु रामदास, सिखों में जो 10 गुरु हैं उनमें एक है गुरु रामदास जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की है। पिछले वीडियो में ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 133 है कि शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1956। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है दोस्तों। देखें शिमला में माफ़ कीजिए, देखिए 1966 में 1966 में पंजाब का जब पुनर्गठन हुआ तो उसमें हिमाचल प्रदेश में 4 नए ज़िलों को जोड़ा गया, जिसमें एक कुल्लू है, दूसरा कांगड़ा है, तीसरा शिमला है और चौथा लाहौल स्पीति है। इन 4 ज़िलों को 1966 में हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को बनाया गया। आपको ये भी इस तरह के सवाल यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन से ज़िले का गठन कब किया गया? हिमाचल प्रदेश में जुड़ने वाला हिमाचल प्रदेश का गठन आपको मालूम होगा, अभी जैसे मैं अभी बताया 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। प्रत्येक 6 साल बाद हिमाचल प्रदेश में कोई ना कोई ज़िला जुड़ा है। इस तरह से आप इसको अगर याद रखें तो आसान होगा। यानी कि 6 साल बाद 48 के 6 साल बाद 1954 में हिमाचल प्रदेश में 5वां ज़िला जुड़ने वाला है, क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया 1948 में तो हिमाचल प्रदेश में 4 ही ज़िले थे, जैसे मंडी हो गया, महासू हो गया, इसके अलावा चंबा हो गया और सिरमौर हो गया। तो 5वां जो ज़िला है वो बिलासपुर 1954 में जोड़ा गया। उसके बाद 1960 में किन्नौर को जोड़ा गया। उसके बाद 1966 में ये 4 ज़िले जोड़े गए। उसके बाद 1972 में मैंने अभी आपको बताया हमीरपुर, कांगड़ा और माफ़ कीजिएगा, हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया और सोलन हो गया। ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 134 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134 कि अग्नि की उड़ान डैश डैश के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए महेंद्र कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, अग्नि की उड़ान, यानी कि विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये पुस्तक APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई किताब है इंडिया 2020 या इग्नाइटेड माइंड। ये कुछ किताबें APJ अब्दुल कलाम ने के द्वारा लिखी गई हैं। APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं। खुशवंत सिंह ने जो किताब लिखी है दोस्तों, उस किताब का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है। क्वेश्चन नंबर 135 है कि क्वेश्चन नंबर 135 है ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अभी मैंने आपको बताया, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके अलावा शांता कुमार ही 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक बार 1977 से 1980 तक और उसके बाद 1990 से 1992 तक। शांता कुमार ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ किताबें जैसे हिमालय पर लाल छाया, या फिर पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, या फिर धरती है बलिदान की। तो ये आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। चेतन भगत के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, या फिर 2 स्टेट्स हो गया, या फिर 5 पॉइंट्स ऑफ समवन, कुछ इस तरह की किताब इनकी हैं। तो बुक्स मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, एग्ज़ाम में जाने से पहले बुक्स है, डेज़ हैं, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि JBT के पहले वीडियोस अगर आपने देखे हों, मैं 15 क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, 15 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। कई बार वीडियो बहुत लंबा बन जाता है अगर मैं 30 क्वेश्चन या सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करूं। तो आज इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं, फिर आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।